नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को फटकार। कोर्ट ने कहा, आरोप प्रत्यारोप नहीं, काम करिए वरना आपके प्रचार पर खर्च होने वाले पैसे का करना पड़ेगा ऑडिट। एनसीबी की एसआईटी अब समीर, आर्यन खान और अरमान कौली केस की करेगी जांच। नए सिरे से शुरू होगी पड़ताल, बढ़ सकती है नवाब की मुश्किलें। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिर बढ़ी अनिल देशमुख की मुश्किलें। कोर्ट ने फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। ईडी ने पेश किए कई सबूत। केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की चाकू से गोदकर हत्या। बीजेपी ने एसडीपीआई पर लगाया आरोप, कहा सरकार आरोपियों को दे रही संरक्षण। दुश्मन को मात देने के लिए बढ़ी भारत की ताकत। रूस ने शुरू की S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी। चीन और पाकिस्तान में मची खलबली। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रग्स केस में आए कनेक्शन पर। ड्रग्स केस के तूल पकड़ने के बाद एनसीबी की एसआईटी टीम एक्शन में आ गई है। अब ये एसआईटी सिर्फ 3 केस की जांच ही करेगी, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन, फिल्म स्टार अरमान कोहली और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान का केस है। अब एसआईटी इन तीनों केस की नई सिरे से जांच करेगी और आर्यन से भी पूछताछ करेगी। समीर खान के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। तो वहीं एनसीबी की एसआईटी ने समीर खान के वॉइस सैंपल लेने के लिए कोर्ट में अर्जी भी लगाई है, क्योंकि जब समीर खान पकड़ा गया था तब उसकी ड्रग्स को लेकर एक कॉल रिकॉर्ड बरामद की गई थी। अब उसी को दोबारा जांच के लिए समीर खान का वॉइस सैंपल लिया जाएगा। डॉक्टर साहब, एनसीबी की एसआईटी अब 3 केस की जांच करेगी। ये सारे फिर से एक बार जेल जा सकते हैं क्या? देखिए, जो एसआईटी ने वहां पे अपनी कार्रवाई शुरू की थी, तो टोटल 6 केसेस थे जिसके ऊपर नवाब मलिक ने आरोप लगाए थे कि समीर वानखेड़े ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये उगाही का काम कर रहे हैं। तो 3 केसेस में एसआईटी ने कह दिया कि अब हम इसकी जांच नहीं करेंगे, हमारे पास कोई सबूत नहीं मिले। प्लेन एंड सिंपल, खत्म। मतलब अब 3 केसेस बचे हुए हैं जिसमें उनको ये तय करना है कि भाई समीर वानखेड़े की तरफ से कुछ गलतियां हुई या नहीं हुई। अब 3 केसेस कौन कौन से हैं, तो एक आपने बता दिया कि एक समीर खान का है, एक आर्यन खान का है और दूसरा जो है अरमान कोहली का है। ये 3 केसेस हैं, बड़े नाम हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी मुसीबत जो होने वाली है वो नवाब मलिक की। नवाब मलिक क्या कर रहे थे? नवाब मलिक उस दिन से एनसीबी के पीछे पड़ गए थे जब से चार्जशीट दायर कर दी गई और उनके दामाद को जमानत मिल गई। वो जेल से बाहर आए और आर्यन खान का जैसे ही केस आया, इन्होंने सारे बंदूक की नाली जो है वो उन्होंने खोल दी एनसीबी की तरफ। अब आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज उन्होंने कहा कि उनका एनसीबी से कोई शिकायत नहीं है। हम एनसीबी से कोई हमें नाराजगी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस केस को अब एसआईटी हैंडल करने जा रही है और फिर से वो वॉइस सैंपल मांगा जा रहा है, फिर से वो चीज की जा रही है। मतलब ये अभी खतरा टला नहीं है। नवाब मलिक फिर से उसी कुचक्र में फंस रहे हैं जिसकी वजह से वो 8-9 महीने तक अपने दामाद को, वो जेल में बंद था, लेकिन फिर भी नवाब मलिक मुंह खोलने लायक नहीं बचे थे। अब इस केस में वॉइस सैंपल आता है, नए सिरे से अगर जांच होती है तो उनके दामाद को फिर से गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, अब बात जहरीली हवा पर। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और केजरीवाल उपाय ढूंढने के बजाय विज्ञापनों के जरिए प्रदूषण खत्म करने में लगे हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार की इस लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल सरकार आरोप प्रत्यारोप नहीं, काम करे वरना आप प्रचार पर कितना खर्च करते हैं इसके ऑडिट के लिए मजबूरन कदम उठाना पड़ेगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली की सरकार को कल तक प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किए जा रहे उपायों पर हलफनामा देने को कहा है। वैसे आज जो हलफनामा केजरीवाल सरकार ने पेश किया है उसमें प्रदूषण को रोकने के लिए सिर्फ लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है। डॉक्टर साहब, क्या दिल्ली में लॉकडाउन से वायु प्रदूषण में सुधार हो सकता है? देखिए, जब सरकार का दिमाग ही पोल्यूटेड हो जाए, आप ऐड बनाने को ही सरकार चलाने का सबसे बड़ा काम समझने लग जाए, झूठ बोलने को राजनीति समझने लग जाए
और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, उनके साथ धोखेबाजी करना, ये आपकी रणनीति हो जाए, जो दिल्ली में हो रहा है वही तो ठीक है। चिमनी बन गए, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके फेफड़े गल रहे हैं। क्यों गल रहे हैं? क्योंकि दिल्ली ने एक ऐसे शख्स को चीफ मिनिस्टर बना दिया प्रचंड बहुमत दे करके, जो काम कम और प्रचार ज़्यादा करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ साफ कह दिया कि आप हमें फोर्स ना करें, ये जो प्रचार का तंत्र आप चला रहे हो वो ऑडिट करने के लिए कहा दिया जाएगा और सारे लोग बेनकाब हो जाएंगे। और जज साहब को तो ये ऑर्डर दे देना चाहिए, ताकि इस देश को यह भी मालूम चले कि दिल्ली की जनता का पैसा केजरीवाल किस तरीके से अपने चेहरे को चमकाने में लगा रहा है, और इस चेहरे की चमक के पीछे किन किन मीडिया हाउस ने दलाली की है, कौन कौन पैसे लेकर केजरीवाल के खिलाफ स्टोरी करना और उसके हर बकवास को लाइव दिखाने का काम किन किन चैनलों ने किया, किन किन पत्रकारों ने किया, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नेटवर्क लाल, ये तो आया ही था हिंदुस्तान में कि हम यहाँ पे व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, स्वराज लेकर के आएंगे, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट लेकर के आएंगे, अकाउंटेबल गवर्नमेंट लेकर के आएंगे। सारी हवा हवाई, सारी बातें को इन्होंने गंदे नाली में डाल दिया। और इस वक्त के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उसमें धूर्ताधिधूर्त चीफ मिनिस्टर कोई है तो केजरीवाल है। किसी भी सरकार के लिए ये चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाली स्थिति है कि जब आपको कोर्ट बताए कि आपको सरकार कैसे चलानी है। जी डॉक्टर साहब, अब बात अनिल देशमुख की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल की हवा खा रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख बुरे फंस चुके हैं। कोर्ट ने एक बार फिर देशमुख की हिरासत बढ़ाते हुए 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। वहीं अनिल देशमुख ने जेल में घर से खाना मंगवाने के लिए आवेदन किया था। इस पर कोर्ट का कहना था कि आप पहले जेल का खाना खाकर देखिए, अगर सही नहीं रहा तो इस पर विचार किया जाएगा। तो वहीं ईडी ने देशमुख के खिलाफ कोर्ट में कई सबूत पेश किए हैं, जिससे अभी उन्हें बेल मिलना बेहद मुश्किल है। तो वहीं ईडी अब देशमुख और सचिन वाजे से आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने की भी तैयारी कर रही है। डॉक्टर साहब, अब देशमुख को जेल का अगले 14 दिनों तक खाना खाना पड़ेगा। अभी इसमें कितने और राज खुल सकते हैं? देखिए, इनका जो सबसे बड़ा हिटमैन था सचिन वाजे, वो तलोजा जेल पहुंच गया। वही तलोजा जेल, उसे भी आज 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वही तलोजा जेल जहां इसने अर्नब गोस्वामी को घसीट के पहुंचाया था, यही गृह मंत्री थे। ये अर्थर रोड जेल में फंसे हुए हैं, कह रहे हैं कि खाना पचता नहीं है। भाई, व्यवस्था तो तुमने ही बनाई थी, गृह मंत्री ही तो, उसके अंदर ही तो ये जेल आता है। जेल की व्यवस्था आपने इतनी खराब रख रखी है कि आपको खुद ही अपनी व्यवस्था में रहने में दिक्कत हो रहा है। खाना खाया नहीं जा रहा, घर का खाना चाहिए। वसूली करवाते वक्त समझ में नहीं आ रहा था। इन लोगों की नीति है ये जो, चाहे वो सुशांत का मसला हो, चाहे वो अर्नब का मसला हो, चाहे वो फेक टीआरपी केस हो, चाहे वो तमाम तरह की चीज़ें जो गृह मंत्री रहते हुए ये कर रहे थे, उसी का ये भुगत है, यही भोग मिल रहा है, उनका हिसाब किताब हो रहा है। समस्या क्या है? अनिल देशमुख इस केस में बचने की उम्मीद नहीं है उनकी। क्यों नहीं? उसका बेसिक लाइन आप समझ लीजिए। 27 ऐसी कंपनियां पकड़ी गई हैं जो अनिल देशमुख के रिश्तेदार, उसके बेटे, उनके स्टाफ, उनके नज़दीकी लोग चला रहे थे, और इनमें कई सारी कंपनियां शेल कंपनियां हैं जिसमें इन लोगों के दस्तखत हैं। परिवार के लोग डायरेक्टर बने हुए हैं इन शेल कंपनियों के, और इनके द्वारा आपने सरकार को बताया है कि कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, ये तो उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। बस इसमें एक ही चीज उनको बतानी है कि इतने सारे करोड़ों रुपए आए कहां से। आप तो कुछ बनाते नहीं, कोई होटल नहीं चलाते, कोई बिजनेस नहीं करते, कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो ये करोड़ों करोड़ों रुपए इन शेल कंपनियों में कहां से आया, इसका जवाब तो कोई नहीं दे सकता। और इसलिए ये सलाखों के पीछे सड़ते रहेंगे, इसमें
वो उनको उनकी बचने की उम्मीद नहीं है। और इसी वजह से 6 महीने तक ये आंख मिचौली कर रहे थे। किससे? तो ईडी और सीबीआई के जरिए। एक काम जो प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद हुआ है। पहले के जमाने में नेताओं के बीच ये अंडरस्टैंडिंग हुआ करता था कि आपके अपने लोग हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, उनको छोड़ दिया जाए, कुछ इधर उधर करके उनको बचा लिया जाए। शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे दिल्ली में आकर के कि अनिल देशमुख बिल्कुल ही गुनहगार नहीं है, इनोसेंट है। साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री से 1 घंटे की मीटिंग भी किए, लेकिन कोई करार नहीं हुआ। और इसलिए इस सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि तमाम तरह के लोग जो इस तरह के घोटाले में लिप्त हैं उनको पनिशमेंट दिया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर केरल में हो रहे बवाल पर। केरल में माम्बरम जिले में आरएसएस के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक संजीत अपनी पत्नी के साथ बाइक पर जा रहे थे, तभी कार सवारों ने 4 बदमाशों ने पहले संजीत की बाइक को टक्कर मारी और फिर बाइक गिरते ही संजीत पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही आरएसएस कार्यकर्ता की मौत हो गई। वहीं हत्या में इस्लामी संगठन पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं केरल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी एसडीपीआई पर हत्या का आरोप लगाया है और कहा कि केरल सरकार दोषियों को बचा रही है, इस मामले की जांच की जाए, अपराधियों को संरक्षण न दिया जाए। डॉक्टर साहब, केरल में क्या आरएसएस के लोगों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये कोई पहली बार नहीं है। कहां है भाई वो राहुल गांधी, कहां ये सलमान खुर्शीद और कहां ये राशिद अलवी? मुस्लिम संगठन लिंचिंग करे तो इनके मुंह में दही जम जाती है। ये क्या हुआ है? पत्नी के साथ वो जा रहा है, बगल से कार गुजरती है, 4 लोग उतरते हैं, 50 बार उसके शरीर पे चाकू से वार किया गया है। 50 बार, 1-2 बार नहीं, 50-50 बार किसी व्यक्ति के। तो ये तो जिहादियों का काम है, ये क्रिमिनल का काम नहीं है। ये तो बिल्कुल हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट किस्म के जो लोग होते हैं उनका काम होता है। जिस तरीके से आईएसआईएस और बोको हरम लोगों की हत्या करता है, वही तो केरल में हो रहा है। जो लोग वाकई में बोको हरम और आईएसआईएस की तरह काम कर रहे हैं, उसके लिए सलमान खुर्शीद कुछ बोलेंगे नहीं क्या? आज पीएफआई संगठन, यही जो दिल्ली में दंगा करवाया, ये सीए के प्रोटेस्ट के दौरान करोड़ों रुपए विदेश से आए, पता नहीं कहां कहां से, किन किन पाकिस्तानी और किन किन स्मगलर्स और ड्रग्स के धंधेबाजों से इन्होंने पैसे जमा किए होंगे। 53 लोगों की जान गई। ये पीएफआई, उसी का ये एक पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई। अब यह हार्डकोर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। कोई जाएगा नहीं। कोई कहां गए वो सारे राजनीतिक पर्यटक? केजरीवाल जाएगा नहीं, संजय सिंह कहां है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा? सिर्फ यूपी में नजर आता है इन लोगों को। या फिर यह मान लिया जाए कि हिंदुओं की लिंचिंग हो तो वो लिंचिंग नहीं, हिंदुओं की निर्मम हत्या हो तो वो हत्या नहीं। जैसे बंगाल में किसी ने कोई कुछ नहीं कहा, मीडिया को भी पता नहीं कौन सा सांप सूंघ गया। बड़े बड़े तुर्रम खां किस्म के वो जो खोजी पत्रकार सब दुबक के बैठ गए दिल्ली के अंदर। हजारों की संख्या में हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया गया, गैंग रेप किया गया ममता बनर्जी के नाक के नीचे, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिहादियों के द्वारा। किसी को इसकी पीड़ा नहीं होती। तो क्या माना जाए? ये राहुल गांधी जो हिंदुस्तान में हिंदुओं को गाली देने की राजनीति पे आमदा है, अपने तमाम मुस्लिम लीडर्स के जरिए हिंदुओं को राक्षस बताते हैं। और जब नया राक्षस इनके ही राज्य में, राहुल गांधी का वो राज्य है ना, वहीं से तो वो चुन के आए हैं। केरल
जब वहां पे रियल आईएसआईएस और बोको हरम और तालिबान दिखता है तब किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। बड़ी दुखद घटना है ये। जी सर, जाते जाते आपको दिखाते हैं एक अच्छी खबर। दुश्मनों को मात देने के लिए भारत की ताकत बढ़ने वाली है, क्योंकि चीन से तनाव के बीच रूस ने आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भारत को शुरू कर दी है। रूस के एक अधिकारी ने दुबई एयर शो में इसका ऐलान किया है। शुगाएव ने कहा कि भारत को S-400 सिस्टम की आपूर्ति शुरू हो गई है और ये तय समय पर चल रही है। डॉक्टर साहब, भारत में S-400 की डिलीवरी की खबर जब से आई है तब से कुछ दुश्मन देश हैं जिनमें ये बौखलाहट बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ना ही चाहिए। ये इतना भारी भरकम एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी हम जो लेकर के आ रहे हैं उनके दिलों में दहशत देने के लिए ही। क्या है ये S-400? ये हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करने वाले जितने भी मिसाइल होंगे, जितने भी प्लेन्स होंगे, फाइटर प्लेन्स होंगे, कोई भी किसी भी स्पीड के, उसको वो भारत के टेरिटरी में घुसने नहीं देगा। S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका के पास भी ऐसी नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ होनी चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए कि तमाम तरह के अमेरिकी प्रेशर के बावजूद आप अमेरिका से दोस्त रहते हुए रूस से इस तरह के हथियार को नहीं खरीद सकते। ये अमेरिका का कानून है। प्रतिबंध लगा दिया जाता है, कई सारे देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी है ये कि आप दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार लेते भी हैं और आपके ऊपर प्रतिबंध भी नहीं लगता। क्या करता है ये 1000 किलोमीटर के रेडियस में, मैंने आपने तैनात कर दिया तो 1000 किलोमीटर के रेडियस में आपकी तरफ, आपके बॉर्डर की तरफ आने वाले कोई भी मिसाइल या फाइटर प्लेन या कोई भी कुछ, उसको ये पहचान कर लेगा, उसको लोकेट भी कर सकता है और उसको डिस्ट्रॉय भी करेगा। और इसका प्रिसीजन बिल्कुल 100% है। ये तमाम तरह के मिसाइल से लैस है। 40 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक के, 400 किलोमीटर तक के मिसाइल्स जो है इस पर लोड किए जा सकते हैं। और ये एक ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि पाकिस्तान से तो हमारी छुट्टी हो गई। पाकिस्तान हिंदुस्तान में अपने किसी भी मैंने मिसाइल तो छोड़ दीजिए, प्लेन भी क्रॉस नहीं करा पाएगा। ये इस तरह का रोबोट सिस्टम है और चीन के पास ऑलरेडी ये है इस तरह की टेक्नोलॉजी, तो हम उसके बराबरी में खड़े हो गए हैं। मतलब ये कि आपने जो बताया कि चीन और पाकिस्तान दोनों में दहशत है, इसी वजह से ये दहशत है। एक बात बताना मैं भूल गया, ये एक वक्त में 500 से 600 जितनी भी संख्या है उतने मिसाइल्स को एक बार में ये टैकल कर सकता है। कैसा नहीं कि एक बार में एक ही को टैकल कर रहा है ये आपने देखा होगा किस तरीके से इजरायली सिस्टम है। तो हिंदुस्तान की ताकत आज जो है वो बढ़ गई है और जो हमारे पास खबर आ रही है कि इस सिस्टम को सबसे पहले चीन बॉर्डर के ऊपर लगाया जाएगा, फिर पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाएगा ताकि हिंदुस्तान सुरक्षित रह सके। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।